प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश शाश्वत आप सभी साथी का स्वागत करता हूं आपके अपने सबसे विश्वसनीय परिवार में। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रही मेरे प्यारे बच्चों। मेरे गौरव बैच के गाथा और प्रतिभा की नई कहानी कैसे हो, एक बार जल्दी बता दो। आप सभी साथी का स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। 1-2 मिनट ऑलरेडी लेट तो हूं ही, इसी की वजह से लेट हूं। आपको साफ साफ दिख रहा है दिक्कतें क्या चल रही है, लेकिन मैंने बोला भैया से, भैया आप लाइव कर दो, बच्चों से अपने हम बातचीत करते रहे, नहीं वो परेशान हो जाएंगे। आज बातचीत क्लास है, यानी बातचीत चैप्टर आज पढ़ाना है, तो थोड़ा बातचीत उनसे होती रहे। और बाकी आप अपना जो है पीडीएफ वगैरह सेट करते रहो। तो पीडीएफ वगैरह सब सेट कर रहे हैं भैया, बाकी आपसे जो है थोड़ा से तब तक बातचीत होती रहे। आप सब लोग भी पूरा तैयार हो जाओ, ठीक है? तैयार हो पढ़ने के लिए? कैसे हो बोलो भाई। आप सब लोग बुक की बहुत डिमांड कर रहे थे ना, बहुत ज्यादा बुक की याद आ रही थी। किताब सर, किताब कब शुरू होगा, किताब कब पढ़ाया जाएगा। तो आज हम सब लोग बातचीत चैप्टर का स्वाहा करने चल रहे हैं। आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम साथ दो, अच्छे से पढ़ो, सब पूरा कल्याण हो जाएगा, ठीक है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, बातचीत चैप्टर पहला लेक्चर आज हम सब लोग जो है शुरू करने चल रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब लोग जानते होंगे कि आज का आपका जो लक्ष्य है जीवन परिचय, वो भी जीवन परिचय किसका भाई? आप सब लोग बताओ किसका जीवन परिचय? सभी लोग बताओ जीवन परिचय किसका? मेरे प्यारे साथियों, आप सब लोग जानते हैं जीवन परिचय बालकृष्ण भट्ट जी का। और बातचीत निबंध का हिंदी अर्थ, यानी पूरा निबंध का हिंदी अर्थ हम सब लोग सीखेंगे। और उसके बाद में आप सबको ये भी पता, और आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे साथियों कि यहां से जो है ना, हम सब लोग प्रश्नोत्तर को भी कवर करेंगे। क्या? प्रश्नोत्तर को भी कवर करेंगे। आप सब लोग ध्यान से समझिएगा, ठीक है? तो क्या आप सब लोग इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर जो जानते हो, बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर किताब का है क्या? बातचीत। तो क्या आप सब लोग पढ़ने के लिए तैयार हो? अगर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो तो एक बार थम करो। और मेरे प्यारे साथियों, हम लोग शुरुआत करें बालकृष्ण भट्ट का वो बातचीत, जो एक निबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जानता होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम सब लोग जो पढ़ने चल रहे हैं, आप सबको बहुत अच्छे समझना है। एक बातचीत चैप्टर पढ़ने चल रहे हैं जो बिहार बोर्ड की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा जानता है। बातचीत क्या है आप सब लोग जानते हो, एक निबंध है। क्या है? एक निबंध है। इसकी विधा क्या है? निबंध है। बात किया जाए मेरे प्यारे साथियों तो इसके लेखक कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट है। कौन है? बालकृष्ण भट्ट है, आप सब लोग जानते हो मेरे प्यारे साथियों। और ये बालकृष्ण भट्ट जी का जो है आज हम सब लोग पूरा निबंध पढ़ने वाले हैं। जो कि आपसे अगर बात करूं तो सबसे पहले बालकृष्ण भट्ट के बारे में डिटेल पढ़ना है। बालकृष्ण भट्ट के बारे में, पूरी जीवनी के बारे में आपको जानना है। यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनता है इस बारे में आप सबको समझना है। तो आप सबको पता होना चाहिए मेरे भाई कि इनका जन्म 23 जून 1844 और निधन 20 जुलाई 1914। ये दोनों डेट आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनके जन्म के और निधन की डेट ही पूछ ली जाती है। सर आपका बर्थडे कब है? मेरा बर्थडे ये है, ठीक है? बहुत टाइम है, देख रहे हो क्या है? 18 नवंबर है, बहुत टाइम है। तो यहां पर ध्यान देना, जन्म स्थान इनका इलाहाबाद, जो प्रेजेंट टाइम में प्रयागराज के नाम से जाना जाता है। उसको हम सब लोग आज क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं। जो कि आप सब लोग जानते हो कि इनका जो है वो निवास स्थान इलाहाबाद पावन पुण्य भूमि है। माता जी का नाम पार्वती देवी और पिताजी का नाम बेनी प्रसाद भट्ट है। माता जी का नाम भी पूछा हुआ है एग्जाम में, पिताजी का भी नाम पूछा हुआ है एग्जाम में, याद रखना। पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो ये सब दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। पिताजी इनके एक व्यापारी थे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। पिताजी का व्यवसाय है, ऑप्शन में व्यापारी, डॉक्टर, मास्टर या अध्यापक, है ना? ये सब एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है, एक वो व्यापारी थे। क्या? इनके पिताजी क्या थे? बेनी प्रसाद भट्ट जो थे व्यापारी थे। और इनकी माताजी जो थी एक सुसंस्कृत महिला, जिन्होंने बालकृष्ण भट्ट के मन में अध्ययन की रुचि एवं वासना जगाई। यानी इनकी माताजी, आप सबको मैं पहले ही बोलता हूं कि हर विद्यार्थी की पहली गुरु, हर विद्यार्थी का पहला गुरु माँ होती है, क्योंकि माँ ही बच्चे के दिल में, बच्चे के मन में एक ऐसी चीजें जो है उनमें जागृत करती हैं कि बच्चा जो है उसको पढ़ने में एक उसकी लालसा बने, उसके पढ़ने में एक रुचि बने। तो ये इनकी माताजी वैसे ही कार्य की थी कि बालकृष्ण भट्ट को वैसे पालन पोषण की, ऐसे संस्कार दी
कि जो है उनके अध्ययन में यानी पढ़ने लिखने में उनकी जो है क्या हुई भाई, रुचि बढ़ती गई। उसके बाद इनकी जो शिक्षा प्रारंभ में थी, संस्कृत का अध्ययन किए थे। प्रारंभ में क्या, संस्कृत का अध्ययन किए थे मेरे प्यारे साथियों। और 1867 में प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। कब भैया, 1867, ठीक है। और इनकी वृत्ति, वृत्ति का मतलब क्या होता है, कार्यशैली। वृत्ति का मतलब क्या होता है, जैसे हम सब लोग के जीवन में कार्यशैली होती है, ठीक है। कार्यशैली की मतलब जीवन में क्या कार्य हो रहा है, इनके जीवन में कार्य क्या कर रहे हैं। तो 1869 से 75 तक प्रयाग के मिशन स्कूल में अध्यापन का कार्य किए, यानी टीचिंग का कार्य किए। आप सब लोग जानते हैं कि मेरे प्यारे साथियों, ये 1869 से 75 यानी लगभग 6 वर्ष जो है, ये प्रयाग के एक स्कूल है जिसका नाम मिशन स्कूल है, उसमें ये टीचर थे, यानी अध्यापकी का भी कार्य किए। 1885 में प्रयाग के सीएवी स्कूल में संस्कृत का अध्यापन, यानी ये 1885 में ये प्रयाग के जो है किसमें भैया, सीएवी स्कूल है वहां पे। हम जानते हैं अच्छे से, स्कूल में देखा भी हूं, इस स्कूल में मैं भी परीक्षा दिया हूं। लेकिन ये जो है बालकृष्ण भट्ट के जमाने में नहीं, बट जो है अपने जमाने में परीक्षा दिया हूं, लेकिन सीएवी स्कूल में मैं भी परीक्षा दिया हूं, बहुत अच्छे जानता हूं, देखा भी हूं, इस रास्ते से बहुत आना जाना भी रहता है। और 1888 में प्रयाग की कायस्थ पाठशाला इंटर कॉलेज में अध्यापक नियुक्त। मतलब अब देखो, पहले प्राइवेट पढ़ाते रहे, लेकिन लास्ट में देखो सरकारी अध्यापक हो गए, यानी इनको सरकारी नौकरी लग गई अध्यापकी का, यानी टीचर की जो है एक सरकारी अध्यापक हो गए, टीचर सरकारी अध्यापक हो गए। लेकिन जैसे हमारे बिहार के लाला है ना, एकदम उग्र स्वभाव के, गुस्सा वाले, हाँ बिल्कुल नहीं बर्दाश्त होगा गुस्सा, उग्र स्वभाव के खूंखार व्यक्ति, उसी तरह जो है बालकृष्ण भट्ट साहब भी थे। कैसे, देखो, किंतु उग्र स्वभाव यानी गुस्सा का इनके अंदर बहुत था। उग्र स्वभाव की वजह से भैया हो, सब तो केवल जो है क्या करते हैं, उग्र स्वभाव से अपने उनको छोड़ते हैं ना, सब तो अपने उनको छोड़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या छोड़ दी, सब तो छोकरी छोड़ते हैं, इन्होंने नौकरी छोड़ दी। इन्होंने क्या किया, उग्र स्वभाव के कारण अपनी नौकरी छोड़ दी भैया, इनको नौकरी छोड़नी पड़ गई, नौकरी छोड़ दी अपनी, है ना भाई। उसके बाद में फिर क्या, उसके बाद से लेखन कार्य पर ही निर्भर हो गए, यानी जो लेखन कार्य, जो ये रचनाएं लिखते थे, जो ये किताबें लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे, तो उसमें जो है क्या किए, उसमें जो है ये लेखन कार्य में रम गए, लेखन कार्य करने लगे, है ना। क्लियर इतनी बात, इसमें किसी कोई समस्या, आप बताओ, इतनी बात समझ में आया ना। अब देखो इनकी विशेष परिस्थिति क्या हुई, जैसे सबके जीवन में कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि वो हमेशा याद रखा जाता है। आप सबके जीवन में भी कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे कि हाँ, कुछ ऐसे उतार चढ़ाव आए होंगे कि वो हमेशा याद रखे जाते हैं। क्या, वो हमेशा याद रखे जाते हैं। जैसे इनके भी जीवन में जो विशेष परिस्थिति थी, जो विशेष सिचुएशन था, वो क्या था, पिता के निधनों उपरांत, निधन धन उपरांत, इसीलिए निधनों लिखा है। पिताजी के निधन के बाद, यानी पिताजी की जब इनके डेथ हो गई, यानी बेनी प्रसाद भट्ट की जब डेथ हो गई, तो पैतृक व्यापार किसे कहते हैं, आपको पता है। जो पिताजी का जो व्यापार रहता है, बिजनेस रहता है, वो व्यापार हमेशा जो है उस व्यापार को पैतृक व्यापार कहा जाता है। अब जैसे देखते होंगे बनिया लोग में ज्यादा रहता है कि जैसे महाजन सेठ रहते हैं, उनके बाद फिर उस गद्दी पे उनका बेटा बैठता, फिर उनका बेटा, मतलब उनका व्यापार पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाता है। इसीलिए वो बिजनेस, और जो बनिया समाज के लोग होते हैं, वो लोग ये चाहते भी हैं कि ज्यादातर जो है कहते हैं कि एक अगर सरकारी नौकरी की तैयारी अगर कोई व्यक्ति करेगा, तो जिस समय अगर सरकारी नौकरी से रिटायर्ड हो गए, तो आपका बच्चा पुनः जीरो से शुरू करेगा, इंटर करेगा, ग्रेजुएशन करेगा, प्री देगा, मेंस देगा, तब जाके अधिकारी बनेगा, मतलब जीरो से शुरुआत करेगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन अगर 2 करोड़ की संपत्ति पे छोड़कर अगर स्वर्गवास होगा, तो उसका बेटा 2 करोड़ के आगे शुरू करेगा, 2 करोड़ के आगे शुरू करेगा। वो ऐसा नहीं कि जीरो से शुरू करेगा। इसीलिए वो लोग जो है बिजनेस का ज्यादा जो है क्या करते हैं, प्रायोरिटी देते हैं। तो इनके पिताजी का जब निधन हो गया, तो पैतृक व्यापार को संभालने के नाम पर गृह कला हो गया। ये हर घर में होता है, ठीक है। वो हर घर में होता है कि जैसे किसी के 3-4 बच्चे हों
और उसके बाद में अगर पैतृक व्यापार को संभालने की जब बात आती है तो कौन संभाले, इस बात की लड़ाई हमेशा होती है, इस बात की लड़ाई हमेशा होती है। लेकिन माता पिता की सेवा करने की जब बात आती है तो हर बेटा पीछे अपने आप को कर लेता है, ठीक है ना। पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक संकट से जूझते हुए हिम्मत से काम लिया, मतलब इतना ज्यादा पैतृक, आपको पता होना चाहिए, जब घर छोड़ दिए, पैतृक घर का मतलब जो माता पिता का घर होता है, जो पिताजी का घर होता है, जो मूल रूप से घर होता है, उसको पैतृक घर कहते हैं। कहीं अलग से बनवा लेना वो पैतृक घर नहीं होता। जहां पिताजी का घर है, दादाजी का घर है, उसे पैतृक घर कहते हैं। तो ये पैतृक घर छोड़कर घोर आर्थिक, घोर मतलब बहुत अधिक, आर्थिक मतलब रुपया पैसा की तंगी आई, इनको बहुत ज्यादा परेशान हुए, एकदम संकट से जूझते हुए, लेकिन हिम्मत से काम लिया और साहित्य के प्रति समर्पित रहे। और जो है ये हिंदी साहित्य के प्रति समर्पित रहे, लेखन कार्य करते रहे, पुस्तकें लिखते रहे, पुस्तिका निकालते रहे और उसी से इनका जीवन यापन चलता रहा, ठीक है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, ध्यान देना, इनका बहुत इंपॉर्टेंट बात है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से इन्होंने क्या किया, एकदम इसको नोट कर लो, याद रखना, एग्जाम में पूछा जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप, क्या हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका, वो भी नामक कैसी पत्रिका थी, नामक पत्रिका कैसी थी, मासिक पत्रिका, क्या मासिक पत्र था, मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में लगभग टकरा रहा है। तो आज से आप लोग याद रखना, किसकी प्रेरणा से, भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से, यानी उनसे प्रेरित हुए। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बहुत ज्यादा मदद इसमें थी। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से वर्धनी सभा, हिंदी वर्धनी सभा कहां, प्रयाग की ओर से 1877 में हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकाले। वो भी पत्रिका कैसी थी सर, सीएबी का फुल फॉर्म यार मुझे याद नहीं है भाई, मैं वहां सीएबी में पढ़ता नहीं था, मैं केवल पेपर कोई था मेरा, वहां गया था, ठीक है। तो मासिक पत्रिका इन्होंने निकाला। अब मासिक पत्रिका का मतलब एक मंथ में एक बार निकलता है, ठीक है। मासिक बहुत पहले की बात है इसलिए याद नहीं बाबू। मासिक पत्र का मतलब क्या होता है, एक महीने में एक बार कोई पुस्तिका छपती है तो उसको मासिक पत्र कहते हैं। जैसे इस समय देखो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण, दैनिक जागरण का मतलब क्या हो गया, दैनिक का मतलब क्या, रोज, क्या दैनिक का मतलब क्या हो गया, रोज। रोज का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों कि कोई समाचार पत्र जो रोज आए, दैनिक जागरण, तो उसे क्या कहते हैं, दैनिक जागरण कहते हैं। अब यहां पर देखोगे ये मासिक पत्र जो है 33 वर्षों तक चलता रहा। मासिक पत्र क्या हुआ, 33 वर्षों तक चलता रहा, 33 वर्ष तक। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखना, 1877 में प्रकाशित हुआ, ठीक है ना, 33 वर्षों तक प्रकाशित हुआ, ठीक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रेरणा से प्रकाशित हुआ, हिंदी वर्धनी सभा प्रयाग की ओर से प्रकाशित हुई, मासिक पत्रिका है, पत्रिका का नाम हिंदी प्रदीप है। बात क्लियर है, बात क्लियर है, सभी लोग बताओ क्लियर है, आगे बढ़ूं, चलो। इसमें नियमित रूप से सामाजिक, साहित्यिक, नैतिक, राजनीतिक विषयों पर निबंध लिखते रहे। 1881 में वेदों की हुई युक्तिपूर्ण समीक्षा की। 1886 में लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर, ध्यान समझना, लाला श्रीनिवास दास, मैं क्या कह रहा हूं, क्या भैया, लाला श्रीनिवास दास के संयोगिता स्वयंवर की कठोर आलोचना किए। कठोर मतलब कटु आलोचना। जैसे अभी आप सब लोग जानते हैं, कोई से कहते हैं व्यंग मारना, कहते हैं बहुत व्यंग मारते हैं यार, मतलब उसी को आलोचना करना कहते हैं। तो ये जो लाला श्रीनिवास दास एक कवि थे, उनकी एक रचना थी क्या, संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर पे इन्होंने आलोचना किया, इन्होंने व्यंग मारा, किसने, भारतेंदु बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है ना। उसके बाद जीवन के अंतिम दिनों में हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास द्वारा काशी आमंत्रित किए गए, काशी ये बुलाए गए, किंतु अच्छा व्यवहार ना होने के कारण वहां भी अलग हो गए, वहां भी अलग हो गए। अच्छा व्यवहार ना होने के कारण जहां बुलाए गए वहां से भी क्या हुए, अलग हो गए। उसके बाद ध्यान समझना, इनका नाटक मेरे प्यारे साथियों सबको याद रखना है, एग्जाम में कोई भी नाटक पूछा जा सकता है, एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप सब लोग को याद रखना है। पद्मावती, किरातुर्जनी, वेणी संहार, शिशुपाल वध, नल दमयंती या दमयंती स्वयंवर, शिक्षादान, चंद्रसेन, सीता वनवास, पतित पंचम, मेघनाथ वध, कट्टर सूम की एक नकल, बृहन्नला, इंग्लैंडेश्वरी और भारत जननी, भारतवर्ष और
कली, दो दूरदेशी, एक रोगी और एक वैद्य, रेल का विकट खेल, बाल विवाह, ये सब नाटक है। इन नाटक में कोई भी एक नाटक पूछा जा सकता है, आपको इसे याद रखना है, आपको इसे याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, इस बात को ध्यान देना। क्लियर है? अब इसे आपको, इस नाटक को याद रखना है। प्रहसन आप लोग को मैं बता दूं मेरे प्यारे साथियों 2024 से पूछा गया था। ठीक है, 2024 से पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कहा गया जैसा काम वैसा परिणाम। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रखना है। आपको मैं बता दूं 3 प्रहसन है, तीनों याद रखना। नई रोशनी का विष, आचार विडंबन। तो यानी आप इनको याद रखना कि बाल किशन भट्ट को जन की चिंता है। क्या? जन की चिंता है, जन की चिंता है। जन का मतलब, जे का मतलब हो जाएगा जैसा काम वैसा परिणाम, ए का मतलब हो जाएगा क्या? ए का मतलब हो जाएगा आचार विडंबन, और एन का मतलब हो जाएगा नई रोशनी का विष। याद रहेगा? याद रहेगा ना? जन की चिंता है, प्रहसन में जन की चिंता है, भट्ट जी के प्रहसन में जन की चिंता है। सर इतना याद कैसे करेंगे? लिख लिख कर याद रखना है। क्या? बाल किशन भट्ट जी को, अब इसकी तो ट्रिक बना दे रहा हूं, लेकिन उसको आप लोग खुद बनाओ। और बाकी जो है, क्योंकि कभी कभी जो है ना ट्रिक भी कठिन लगती है लोगों को, इसलिए आप लोग अपने शब्दावली में बनाना। बाल किशन भट्ट को क्या हुआ भैया? प्रहसन में, प्रहसन में जन की चिंता है, जन की चिंता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सभी लोग बताओ, आप सब लोग ध्यान से समझना। यहां पर मेरे प्यारे साथियों बाल किशन भट्ट का क्या है? ये प्रहसन। प्रहसन क्या है? 3 है। जे का मतलब जैसा काम वैसा परिणाम, ए का मतलब आचार विडंबन, एन का मतलब नई रोशनी का विष। याद रहेगा ना? क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हो तो एक बार जल्दी से कमेंट करो सभी लोग, ठीक है ना? सभी लोग कमेंट करो मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। अब बात आती है जीवन परिचय। इनके जीवन परिचय की अगर बात किया जाए तो बाल कृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं, क्या? आदि निर्माताओं और उन्नायक रचनाकारों में से एक है। अब आपको मैं बताया था कि वे भारतीय युग के प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। इसको नोट कर लो, पूछा जाएगा। मेरे प्यारे साथियों सभी लोग बताओ कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग से संबंधित है? एग्जाम में पूछा जाता है। भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, बताओ सभी लोग बताओ। तो यहां पे बोलोगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र, ध्यान समझिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जो है भारतेंदु युग से संबंधित है, और भारतेंदु युग जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर पड़ा है। तो यहां पर आपको सिर्फ इतना मतलब रखना है कि वह भारतेंदु युग से संबंधित है। क्या? भारतेंदु युग से संबंधित है, इतना याद रखना। वे हिंदी के प्रारंभिक युग के प्रमुख और महान पत्रकार, निबंधकार, हिंदी की आधुनिक आलोचना के प्रवर्तकों के अग्रगण्य माने जाते हैं। ये आगे की कवि, प्रहसन का मतलब रचनाएं ही होती हैं, रचनाएं, नाटक जैसे हो गया, निबंध हो गया, कहानी हो गया, उसी तरह प्रहसन भी होता है बाबू, ठीक है। उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य को अपने प्रतिभाशाली, जनधर्मी व्यक्तित्व और लेखन में से एक नवीन धरातल, एक नई धरातल, नवीन दिशा, यानी एक नई दिशा, एक नया रंग रूप और मानस दिया। ठीक है। निश्चय ही इस महत्तर युगांतकारी कार्य में वे एकाकी नहीं थे। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमधन, राधाचरण गोस्वामी जैसे अनेक महान साहित्यकार उनके साथ भी थे, अनेक जो है उनके साथ भी थे। उसके बाद यह एक सर्वसम्मत स्थापित मान्यता है। सभी ध्यान देना, यह एक सर्वसम्मत, यानी ये सभी के सहमत से एक मान्यता है कि अपने युग के सर्वाधिक सक्रिय मुखर, यानी बोलने का एक सक्रिय मुखर यानी वक्ता थे, और ये प्रदीर्घ समय तक, बहुत लंबे समय तक सुदृढ़ निष्ठा के साथ तेजस्वी लेखन, यानी बहुत अच्छे प्रकांड विद्वान के रूप में जाने जाते रहे हैं, और साहित्य में साहित्यकार के रूप में समर्पित रहे हैं। वे भारतेंदु युग के उन 2-3 प्रमुख साहित्यकारों में से एक है। भारतेंदु युग के उन 2-3 साहित्यकारों में से एक है जिनके अनवरत लेखन भारतेंदु युग का रचनात्मक युग व्यक्तित्व निर्मित हुआ। यानी उनमें से भारतेंदु युग के 2 साहित्यकारों में, 1-2-3 साहित्यकारों में से ऐसे माने जाते हैं जो भारतेंदु युग के सारी रचनाओं में ये शामिल रहे हैं। आगे के द्विवेदी युग, जानते हो आप सब लोग कि भारतेंदु युग के बाद दूसरा युग आता है द्विवेदी युग। आगे के द्विवेदी युग का मूलाधार का मतलब मूल आधार, यानी उसका मूल आधार जो है
निर्मित हो सका, यानी वो बन सका, यानी भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग जो स्टार्ट हुआ उसमें इनका बहुत बड़ा ये योगदान रहा कि भारतेंदु युग को इतना मजबूत किया कि द्विवेदी युग का जो है मूलाधार निर्मित हो सका, यानी बन सका, निर्माण हो सका। उनके अनुसार साहित्य केवल कल्पना विलास और मनोरंजन की वस्तु नहीं है, ध्यान समझिएगा। उनके अनुसार यानी बालकेश भट्ट के अनुसार जो है, जो साहित्य होता है केवल और केवल जो है कल्पना नहीं की जा सकती, केवल और केवल मनोरंजन नहीं की जा सकती, अपितु क्या किया जा सकता है, यह जन समूह के चित्त के विकास का संवाहक और जन संस्कृति के विकास प्रवाह का मूर्त वांग्मय उपादान है। यानी एक संदेश देने वाला मैसेज है, सॉरी संदेश देने वाला एक वस्तु मान सकते हो। संस्कृति के विकास को बढ़ाया जा सकता है, संस्कार या जो है वहां का जो कल्चर होगा उसको हम सब लोग आगे बढ़ा सकते हैं। सर आप इतना हिंदी क्यों बोलते हैं? आई अब अंग्रेजी में पढ़ाऊं क्या? जो गहन लोक संस्कृति से उपजता और दिशा पाता है, यानी एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करते हैं जो लोक संस्कृति से उपज रहा है, जो एक नई दिशा पा रहा है। यह बोधपूर्ण प्रधान मान्यता भारतेंदु युग के साहित्य से बनती है। ये सबके मान्यता के अनुसार भारतेंदु युग के साहित्य से बन रही है, जो एक नई दशा और दिशा समाज को मिल रही है, संस्कृति को मिल रही है, साहित्य को मिल रही है। अगर मैं आपसे बात करूं और इसके दृष्टाओं में बालकृष्ण भट्ट प्रमुख हैं, अगर बात किया जाए तो आधुनिक हिंदी नवजागरण और राष्ट्रीय आंदोलन के दौर में नए सिरे से अपनी भाषा और साहित्य की मौलिक लोकवादी प्रकृति एवं जातीय निष्ठा की पहचान करते हुए तदनुरूप दिशा और प्रवाह देने का कार्य जिन महान लेखकों ने अपनी रचनात्मक गतिविधियों द्वारा संपन्न किया, उनमें भट्ट जी विशेष रूप से स्मरणीय हैं। उसमें भट्ट जी जो है स्मरणीय हैं, हमेशा याद रखे जाएंगे। बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बालकृष्ण भट्ट क्या है? एक गद्यकार हैं। सभी लोग बताओ कमेंट करके क्या है? सर पीडीएफ डाउनलोड हो, हाँ पीडीएफ तुरंत अपलोड करूंगा, क्लास एंड के बाद ही तुरंत अपलोड करूंगा, ठीक है। अपनी अभिरुचि मानस और प्रतिभा से परिवेश और यथार्थ से संपूर्ण सरोकार रखने वाले लेखक पत्रकार, उनके गद्य की भाषा और कला की जड़ें भी परिवेश और यथार्थ में ही थी। लोक व्यवहार में बोलचाल, बातचीत और अभिव्यक्ति में मूर्त भाषा कला ही उनके गद्य का कलेवर बन जाती है। वह नवजागरण और स्वाधीनता संघर्ष का दौर था, जिसमें भीतरी और बाहरी, स्वदेशी और विदेशी, क्या स्वदेशी और विदेशी, भीतरी या बाहरी, स्वदेशी या विदेशी शक्तियों में हमेशा टकराव और संघर्ष ही जागरूक गद्य लेखक की नियति थी, जो हमेशा संघर्ष होता था। यह भी जीवनी बता रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये जीवनी है। अभी जो है आप सब लोग देखिएगा, बातचीत का चैप्टर लाइन कहां शुरू होगा, बस अब शुरू होने वाला, अगली स्लाइड से बातचीत निबंध आपका शुरू होगा, ठीक है, अगले चैप्टर से। गद्यकार को गद्दार लिख रहा है देख रहे हो कौन है, देख रहे हो, मतलब मैं पूछा कि जो है बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो गद्दार लिख रहा है। चलो गद्दार से ही याद रखना गद्यकार। पीपीटी अच्छी लग रही नहीं लग रही, आप बताओ, पीपीटी अच्छी लग रही है? अब देखो भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप क्या है कोई बताए? हिंदी प्रदीप क्या है, अभी पढ़ाया था। हिंदी प्रदीप क्या है कोई बताए भाई? हिंदी प्रदीप में पूरे अधूरे अनेक उपन्यास लिखे, नाटक और प्रहसन लिखे, किंतु निबंध ही उनकी वह अपनी विधा है जिसमें उनका अभिप्राय पूर्ण सोद्देश्य लेखन पूरी शक्ति, सामर्थ्य और वैभव के साथ प्रकट हुआ। बातचीत ऐसा निबंध है जो इनका पूर्ण रूप से संपूर्ण हुआ, इनकी पूरी शक्ति, सामर्थ्य, वैभव सब कुछ उसमें दिखा, है ना। अच्छा सर मासिक पत्रिका है, वेरी नाइस, मजा आ गया आप लोग कमेंट देख, क्या है? मासिक पत्रिका है। अच्छा कब प्रकाशित हुई थी कोई ये भी बता दे कमेंट करके जल्दी से। चलो, सामयिक समस्याओं पर उन्होंने जमकर लिखा। बाल विवाह, ध्यान समझना, बाल विवाह, स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, राजा प्रजा, कृषकों की दुर्व्यवस्था, यानी जो भी बुरी व्यवस्था है ना, अंग्रेजी शिक्षा, सुशिक्षितों में परिवर्तन, देश सेवा, अंधविश्वास आदि विषयों पर उन्होंने खूब लिखा। मेरे प्यारे साथियों आप सबको बताऊं 1877, हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये सब जो चीजें लिखी गई है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है।
विविध मनोभाव और भाषा साहित्य के विषयों पर खुलकर लिखा है। बहुत तरह की इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर बहुत प्रहार किया है, मतलब कटाक्ष किया है। बाल विवाह, छोटके पे इतने छोटके ब्याह के ले रहे हैं, इतने छोटके बाल विवाह पर भी इन्होंने लिखा। स्त्री शिक्षा, महिला स्वतंत्र, इन्होंने बहुत अच्छे, मतलब सामाजिक में सरलता हो, सामाजिक में कुरीति ना हो, मतलब अच्छी नीति हो, इसके लिए इन्होंने बहुत कुछ लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, व्यक्तित्व व्यंजक आत्मपरक कलात्मक निबंध भी उन्होंने इतने लिखे कि उनकी संख्या सैकड़ों में है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें अंग्रेजी, ये देखो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, यहां से बार बार पूछा जाता है भैया, याद रखना, अभी मैं पूछूंगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में उन्हें, मतलब बालकृष्ण भट्ट को, अंग्रेजी साहित्य का एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है। पूछा जाता है कि अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में बालकृष्ण भट्ट को रखा गया, यह किसकी पंक्ति है? तो ऑप्शन रहेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहां प्रस्तुत बातचीत, जो चैप्टर आज हम लोग पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड का पहला चैप्टर, वो है बातचीत। बातचीत शीर्षक निबंध क्या है? क्या है भैया बातचीत? क्या है? देखो फिर लिख आ गया, मिल गया। क्या बातचीत क्या है? विधा। बातचीत की विधा है निबंध। उनके निबंधकार व्यक्तित्व और निबंध कला के साथ साथ भाषा शैली का भी प्रतिनिधित्व करता है। प्रस्तुत निबंध भट्ट जी के बारे में ऊपर कही गई बातों को सहज ही पुष्ट और प्रमाणित करता है। अब हम सब लोग जो है बातचीत निबंध शुरू करने चल रहे हैं। ये तो था बालकृष्ण भट्ट का जीवन परिचय। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर इसको लिखना भी है, नोट्स कैसे बनाऊं? एक बार सभी बच्चे कमेंट करके बता दो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो नोट्स बनाने के लिए परेशान हो रहे हैं या नोट्स को लेकर क्वेश्चन है उनका। सभी लोग एक बार कमेंट करके बताओ। ये देखो बातचीत हो रही है। चलो भैया, ये आदमी तो अच्छे हैं लेकिन गुस्से वाले हैं। हाँ अच्छा, हाँ गुस्से वाले तभी नौकरी छोड़े थे। इधर देखो, इतना ज्यादा आपको पता है पूरी कहानी का आप लोग नोट्स नहीं बना सकते। व्याकरण अभी तक पढ़ाया था, व्याकरण की नोट्स पूरी बनानी थी। तो आपको एक बार थोड़ा सा बता दूं, आप लोग क्योंकि हमेशा परेशान रहोगे। व्याकरण की नोट्स आप सबको जो बताया था, व्याकरण की नोट्स, क्या व्याकरण की नोट्स, हर एक शब्द को, हर एक उदाहरण को, हर एक परिभाषा को आप लोग खुद से लिखकर बनाना मेरी क्लास पीडीएफ से। क्या खुद से लिखकर बनाना है? खुद से लिखकर बनाना मेरी क्लास पीडीएफ से। क्या क्लास पीडीएफ से, क्लास पीडीएफ से, ठीक है ना। अब बात किया जाए कि यही आपकी जो नोट्स होगी, यही व्याकरण की किताब है। ये बात क्लियर? इसमें कोई समस्या नहीं ना? इसमें कोई समस्या नहीं। अब बात आती किताब की। किताब के चैप्टर में क्या करोगे? किताब के चैप्टर में मेरे प्यारे साथियों आपको पता है, जीवन परिचय में जो आप सबको लेखक के जो है जीवन परिचय में बताऊंगा मुख्य मुख्य बातें, जैसे उनको कोई पुरस्कार दिया गया हो, उनको कोई पुरस्कार दिया गया हो, पहला पॉइंट। उनकी कोई रचना हो, उनकी कोई रचना हो, मतलब रचना जितनी है सारी। उनको कोई प्रसिद्धि मिली हो, अलग से कोई नाम से जाना जाता हो। उनका कोई बचपन का नाम हो, ठीक है। उनका कोई गुरु का नाम हो, जैसे अब यहां पे नहीं है कोई बात नहीं, जहां पे रहेगा, ठीक है। और इनकी जो प्रमुख बीच की लाइन को अभी मैं अंडरलाइन करूंगा, देखिएगा प्रमुख पंक्ति, जैसे भी अंडरलाइन करूंगा बताऊंगा, ये पूछा जाता है, अंडरलाइन करके बताऊंगा। इन सब चीजों को आपको लिखना है। और उसके बाद में इतना लिखने के बाद आप सबको मैं बताऊंगा चैप्टर एंड के बाद जो है सारांश लिखना है, ठीक है, इस चैप्टर का। तो सारांश आप सब लोग 1 से 2 पेज में आएगा, उसको लिखना, पूरी कहानी नहीं लिखना है। और आप सब लोग किताब का नाम जानते हो, दिगंत भाग 2, इसको खरीद लो भैया, और दिगंत भाग 2 से आप सब लोग मेरे साथ मिलान करते हुए पढ़ते चलो। क्योंकि आपको पता है कि मेरे प्यारे साथियों, इतना ज्यादा अभी 50 पेज का स्लाइड होगा, और 50 पेज आप लोग अगर लिखने बैठ जाओगे तो मैं पढ़ के पढ़ाते हुए आगे निकल जाऊंगा, और आपका कंप्लीट भी नहीं होगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। मेरे निबंध का जो अर्थ बताऊंगा उसका भाव भी नहीं समझ में आएगा। तो क्या मतलब निकलेगा? आप बताओ, मेरी बात समझे कि नहीं आप सब लोग? तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग याद रखना, ये व्याकरण की नोट्स तो बनाओगे ही, जब पढ़ाऊंगा जितना पढ़ाया था उतना बनाए होगे। किताब में आप सब लोग कवि के बारे में लिखो, उनके जो है बचपन का नाम, रचनाएं, प्रसिद्धि, प्रमुख पंक्ति और पुरस्कार, ये सब चीजें लिखो।
जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा चैप्टर, इसको पूरा पढ़ा दूंगा तो उसके बाद सारांश पढ़ाऊंगा। ध्यान देना, मैं आपको एक बात और बता दूं, सारे चैप्टर के, क्या सारे चैप्टर के मैं आप सबको बता दूं, किताब में जितने चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा उसमें हिंदी अर्थ तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हिंदी अर्थ के बाद जो है आप सभी को मैं सारांश भी सारे चैप्टर के पढ़ाऊंगा, सारांश भी पढ़ाऊंगा, याद रखना। तो आप सब लोग, सारांश तो छोटा ही रहेगा, आपको पता ही है। तो सारांश आपको अपने नोट्स में लिखना है, अलग से नोट्स बना लेना व्याकरण के अलावा कोई एक कॉपी। उससे आप सब लोगों का क्या होगा मेरे प्यारे साथियों, राइटिंग अच्छी हो जाएगी, बहुत सुंदर राइटिंग हो जाएगी। और आप सब लोग मेरे पास भेजते भी हो, मुझे फॉलो करके आप सब लोग इंस्टा भेज रहे हो लगातार, मैं आप सबकी कॉपी भी चेक करता हूं। आप सब लोग अपनी राइटिंग भी भेजते हो तो मैं आपकी उसी बहाने कॉपी भी चेक करूंगा, आपकी राइटिंग भी सुधार होगी। तो आपको सारांश लिखना है, ठीक है। अब आगे पढ़ाऊं? हाँ, क्वेश्चन आंसर भी लिख लेना, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहां पे क्वेश्चन आंसर भी अगर इंपॉर्टेंट आपको दिखेगा तो आप लोग क्वेश्चन आंसर भी लिखना। वैसे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराता हूं, बाकी और कराऊंगा नहीं। और बाकी हाँ, यहां पे क्या बता रहा था, सॉरी, यहां पे हाँ, सारांश के बाद आपको जो है मैं क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। क्वेश्चन आंसर में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पढ़ाऊंगा, ठीक है। और कुछ जानना है बताओ? बोलो। देखो मेरे भाई बहनों, खुल के आप सब लोग बोलो, जहां पे दिक्कत हो बोलो। देखिए, क्लास में हफ्ते में एक ही दिन मिलता हूं, लेकिन मेरे भाई बहन मैं कभी अपने आप को ये महसूस नहीं करता कि आपसे मैं एक हफ्ते बाद मिल रहा हूं। हमेशा मेरे दिल में रहते हो, हमेशा याद करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत मानता हूं। बिहार का हर बच्चा आज मुझे जिस सपोर्ट से, जिस तरीके से मुझे वो रेस्पेक्ट देता है, मैं हकीकत में उनका मैं आजीवन ऋणी हूं। हमेशा आभार व्यक्त करूंगा, हमेशा आभारी रहूंगा। मेरे भाई बहन, आपसे ही मैं हूं। आप सबको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे बताओ, जो मेरे लायक हो, जो मैं सॉल्व कर सकूं। और आप मन लगा के पढ़ो, जैसे हिंदी में अच्छी राइटिंग के साथ, अच्छी नोट्स के साथ बच्चे 100 में 100 नंबर लेकर आए। मैं चाहता हूं मेरे 2027 के जो बैच के बच्चे निकले वो भी दमदार नंबर लेकर आए, मेरी ये शौक है। तो आप सब लोग इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। चलिए अब आगे हम सब लोग देखेंगे, बातचीत जो है यहां से शुरू हो रहा है, ठीक है। बातचीत निबंध के बारे में समझिएगा। बातचीत निबंध में क्या कह रहा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। क्या कह रहा है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे। इसका मतलब क्या है, इसे तो सभी स्वीकार करेंगे, अनेक प्रकार की शक्तियां जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है। जैसे हम सब मनुष्य हैं, हम सब मनुष्य को अनेक प्रकार की शक्ति मिली है, बोलने की शक्ति, सुनने की शक्ति, देखने की शक्ति, है ना। ये सब शक्तियां हम सब लोग को मिली हुई हैं। लेकिन इन सभी शक्तियों में से अगर बात किया जाए तो एक शक्ति है क्या, बोलने की शक्ति। वाक शक्ति का मतलब होता है बोलने की शक्ति। इसमें से एक शक्ति क्या है, वाक शक्ति, यानी बोलने की शक्ति भी है, ठीक है। इसीलिए इसको बातचीत चैप्टर से रिलेट किया गया है। यदि मनुष्य की और इंद्रियां अपनी अपनी शक्तियों में अविकर रहती और वाक शक्ति मनुष्य में ना होती, मतलब इन वाक्स इतनी शक्तियों में से अगर मनुष्य के पास बोलने की शक्ति ना होती तो हम नहीं जानते कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। जैसे आप सोचो, अभी कोई व्यक्ति नहीं बोल पाता होता तो कहीं ना कहीं कोने में ऐसे बैठा रहता लुंज पुंज, अपनी बातों को बता भी ना पाता। और जो व्यक्ति बोल नहीं पाता, अधिकतर वो व्यक्ति सुन भी नहीं पाता। आपको पता है क्यों ऐसा? क्योंकि जो व्यक्ति बोल नहीं पाएगा अगर सुन पाता होगा, देखिए शुरू से जिसका जन्म होता है, अगर गूंगा अगर रहता है तो व्यक्ति सुन भी नहीं पाता। ऐसा रीजन क्या है? क्योंकि अगर सुन पाएगा तो उसके दिमाग में इतनी बात भर जाएगी, वो मुख से बोल नहीं पाएगा। जैसे सुनेगा, सबकी जितने लोग हैं सबकी बात सुन रहा है, तो उसके पास बहुत सारे शब्दों का भंडार, आवाज की भंडार, सबकी बातों की भंडार, सबके जो है बुराइयों की, जो इधर उधर जो लोग चापलूसी करते हैं, सब बातों को दिमाग में भर जाएगा। अब वो अपने मुख से रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा, तो आदमी पागल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा। इसीलिए जो व्यक्ति बोल नहीं पाता वो अधिकतर सुन भी नहीं पाता, वो केवल इशारे की बात सुनता है, इशारे में अपना रिप्रेजेंट कर देता है। क्योंकि इशारे में सुनेगा, बोल नहीं पाता तो इशारे में समझेगा, ऐसे इशारे में समझेगा।
और उसको भी इशारे में ही वो भी बता देगा जो भी बोलना होगा। ये बात आप समझे कि नहीं समझे? ऐसा आपने देखा होगा, ऐसा आपने देखा होगा। ठीक है, अब देखो, सब लोग लुंज पुंजो से हो मानो कोने में बैठा दिए गए होते। जैसे देख रहे हो, ये देखिए, ये देखिए, लुंज पुंज जैसे कोने में बैठा दिए गए होंगे। समझ रहे हैं? जो कुछ सुख दुख का अनुभव हम अपनी दूसरी इंद्रियों के द्वारा करते, उसे अवाक होने के कारण आपस में एक दूसरे से कुछ ना कह सुन सकते। अब हम सब लोग जो अपनी बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, अपनी जिंदगी के जज्बात को शेयर करते हैं, अपनी दिल की बात को शेयर करते हैं, हम आपसे सब कुछ बातें कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है, आप मुझसे बातें कर लेते हो, मन हल्का हो जाता है। अगर बोल ना पाते तो शायद हम सब लोग एक दूसरे से बातचीत भी ना कर पाते। वही बात कह रहे हैं। इस वाक शक्ति के अनेक फायदे हैं। अनेक फायदों में स्पीच वक्तृता और बातचीत दोनों है। आप जानते हैं कि भाषण शब्द सुने होंगे, तो भाषण और क्या, बातचीत दोनों इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, किंतु स्पीच से बातचीत का ढंग ही निराला है। स्पीच से बातचीत का ढंग निराला है, यानी स्पीच से जो है बातचीत का ढंग अच्छा है। जैसे आप जानते हैं भाई, भाषण में क्या होगा, भाई ओम बहनों, मतलब वो सीधे भाषण दे रहे हैं। लेकिन बातचीत में मिठास है, एक प्रेम है, एक भाव है। ठीक है, बातचीत में वक्ता मतलब होता बोलने वाला, नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। इसमें नखरे दिखाने का मौका नहीं दिया जाता। इसमें बातचीत प्रेम से होती है, और वह बड़े अंदाज से, ठीक है ना, और वह जो है बड़े अंदाज से गिन गिन कर पांव रखता हुआ पुलकित पर जा रहा खड़ा होता है। कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे कहीं पे भाषण कोई देने जाता है, भाषण तो बहुत आराम से धीरे धीरे जाएगा, और वहां पे गिन गिन कर पांव रखते हुए ऐसे धीरे धीरे पुलकित पे जाए, स्टेज पे जाके खड़ा होगा, और वहां पे नांदी पाठ की भांति घड़ियों तक साहबान मजलिस, चेयरमैन, लेडीज एवं जेंटलमैन की बहुत सी स्तुति करे करावे, और तब किसी तरह से वह अपनी बात को यानी वक्तृता का आरंभ करता है। जहां कोई मर्म या नोक झोंक की बात आ जाए, जहां पे कहीं मर्म आ जाए, या कहीं मिठास आ जाए, या कहीं नोक शब्द आ जाए, या कहीं कहीं क्या आ जाए, चुटीली शब्द, कोई इंटरेस्टेड लाइन आ जाए, शब्द आ जाए, तो वहां पे महाशय के मुख से निकली मुहाशय, यानी जो बोल रहे हैं वक्ता साहब के मुख से अगर थोड़ी सी भी शायरी, शेरो शायरी निकली, या थोड़ी चुटीली बात या इंटरेस्टेड बात निकली, तुरंत क्या होता है, ताली की ध्वनि गूंज उठती है। तुरंत तालियों की ध्वनि, यानी पूरा कमरा जो है तालियों की गड़गड़ाहट हो जाती है। इसलिए वक्ता को खामख्वाह ढूंढकर कोई ऐसा मौका वक्तृता में लाना पड़ता है कि जिसमें करतल ध्वनि अवश्य हो। आप देखते होंगे जो भाषण देता है सामने बैठी जनता को ताली बजवाए, या जो है जय जयकार लगाए, जिंदाबाद कराए, तो उसके लिए जानबूझकर ऐसे ऐसे अपने स्पीच में लाइनें लाना पड़ता है, एक जोश पैदा करना पड़ता है, एक उत्साह पैदा करना पड़ता है, जिससे हमारे सामने बैठी हुई जो आम जनता है उसमें एक अलग खुशी हो, एक उत्साह हो। इसीलिए उसको ऐसी वक्तृता में ऐसे मौका लाना पड़ता है कि जो सामने बैठे हुए लोग हैं वो पूरा करतल ध्वनि यानी गड़गड़ाहट हो पूरे तालियों के। ठीक है ना, वही हमारी जो साधारण बातचीत है उसमें कुछ ऐसा घरेलू ढंग होता है, उसमें ना तो गड़गड़ाहट, ना तो करतल ध्वनि का कोई मौका है, ना लोगों के कह कहे उड़ाने की कोई बात है, ना कोई कह कहे मतलब मजाक उड़ाने की बात है। बहुत प्रेम से केवल बात होती है। हम दो आदमी प्रेम पूर्वक संलाप कर रहे हैं। संलाप का मतलब होता है हार्दिक बातचीत। क्या होता है? हार्दिक बातचीत। संलाप का मतलब क्या होता है? हार्दिक बातचीत। ठीक है ना, संलाप कर रहे हैं। कोई अगर चुटीली बात आ गई, जैसे हम सब लोग बात कर रहे हैं, कोई ऐसी चुटीली बात अगर आ जाती है, मतलब कोई इंटरेस्टेड बात आ जाए, अपने माता पिता जी से बात कर रहे हैं बैठ के, तो थोड़ा से हंस पड़ते हैं। और कितना कैसे हंसते हैं? मुस्कुराहट से होठों का केवल फड़क उठना ही हंसी की अंतिम सीमा है। जैसे आप लोग हंस रहे हो ना, ऐसे बातों बातों में, जैसे आपसे बात मैं कर रहा हूं, अरे सर आपकी तबीयत ठीक है ना? कौन बोल रहा है? भाई नैना कुमारी। तो गुड़िया मैं ठीक हूं। जैसे आपसे कोई बात कर रहा हूं, ऐसे कोई हंस दिए, तो ये
थोड़ा से ओंठों का फड़ा कटना है ना, बस इतना ही हंसी है, हा 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 नहीं, वहां शुरू हो जाएगा। समझ रहे ना। अब देखो, सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है क्या, क्या स्पीच का उद्देश्य। स्पीच का उद्देश्य क्या होता है, जो भाषण वाला रहता है, भाषण शब्द, उसमें जो सुन रहा है सामने वाला, वो क्या हो भैया, उसके मन में जोश और उत्साह हो जाए। घरेलू बातचीत केवल क्या होती है, मन रमाने का एक ढंग होता है। उसमें बातचीत की वह संजीदगी बेकदर हो धक्के खाती फिरती है, जहां आदमी की अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए खाने पीने चलने फिरने आदि की जरूरत है। जहां आदमी को अपनी जिंदगी मजेदार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, एक जो है क्या, खाना पीना सब मजेदार जिंदगी बनाना पड़ता है, वहां बातचीत की भी उसको अत्यंत आवश्यकता है। अच्छा बताओ, जीवन में बातचीत की आप सबको क्या लगता है, जरूरत है कि नहीं? आप बताओ, जीवन में एक बातचीत की आवश्यकता दिखती कि नहीं? आप सब लोग बताओ, मेरे भाई बहन, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने साथी हो, अभी एक नौजवान साथी हो, बिहार नहीं भारत के भविष्य हो, अभी आप सबकी एज 15 के समथिंग होगी, 15-16 के समथिंग होगी, ठीक है, 16-17, 15-16-17 के समथिंग होगी। तो आप सोचो, अभी एकदम पूरी तरीके से आप सब लोग भारत के एकदम यंग यूथ, तो आप लोग बताओ, बातचीत का जरूरत दिख रही कि नहीं दिख रही मनुष्य को? आप लोग अपने अपने अनुभव से बताओ। जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, मवाद या धुआं का मतलब क्या है, मन में जो भी विकार पैदा है, मन में जो भी किसी तरीके से मन आहत है, दुखी है, पीड़ा है किसी को लेकर, ठीक है, उसी को यहां मवाद या धुआं कहा जा रहा है। नहीं सोचा सही सही धुआं उड़ रहा हो, धुआं उड़ रहा भैया, अब क्या किया जाए, ऐसा नहीं। तो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, वह बातचीत के जरिए भाप बनकर बाहर निकल पड़ता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, साप्रसंग व्याख्या में आया है, साप्रसंग व्याख्या में आया है। तो ये क्या है भैया, उससे क्या होता है, चित्त हल्का और स्वच्छ हो जाता है, परम आनंद में मग्न हो जाता है। ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। अब उससे क्या होता है, मन एकदम स्वच्छ हो जाता है, चित्त एकदम हल्का हो जाता है, मतलब जो भी मन में गलत गलत विचार, जो भी जो है पीड़ा दुख मन में भरा है, वो हल्का हो जाता है, ठीक है। बातचीत का भी एक खास तरह का मजा होता है। जिनको बातचीत करने की लत पड़ जाती है, वो इसके पीछे खाना पीना भी छोड़ बैठते हैं। जिसको भी बातचीत करने की लत पड़ जाए, जिसको भी लत पड़ जाएगी बातचीत करने की, वो अपना खाना पीना भी छोड़ देता है। जैसे आप सब लोग अपने बाबूजी को बुलाते होगे खाने के लिए, अगर घर के बाहर 4 लोग को बैठ के बातें कर रहे हैं तो खाना ठंडा हो जाएगा, लेकिन उनका आने का टाइम नहीं होगा। तो वो क्या करते हैं, बातचीत में इतना मग्न हो जाते हैं, अपना बड़ा हर्ज कर देना उन्हें पसंद है, पर वो बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते, बातचीत का मजा नहीं खोना चाहते। ये देखो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, जरूर लिख लेना, हर बच्चा लिख लेगा, बार बार पूछा जाता है। रॉबिन्सन क्रूसो का किस्सा बहुतों लोगों ने पढ़ा होगा, जिसे 16 वर्ष तक मनुष्य मुख देखने को भी नहीं मिला। रॉबिन्सन क्रूसो एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको 16 वर्ष तक इंसान नहीं देखा इन्होंने। 16 वर्ष तक, सोचो कैसी जिंदगी रही होगी। खुद जिंदगी एक मनुष्य की जिंदगी जानवर हो गई थी। क्यों? क्योंकि इनका जीवन जो बीता है कुत्ता बिल्ली आदि जानवरों के बीच में, 16 वर्ष के उपरांत फ्राइडे के मुख से एक बात सुनी थी। फ्राइडे नामक एक व्यक्ति था, उसके मुख से 16 वर्ष के बाद इन्होंने आवाज सुना था। सोचिए, एक कुत्ता बिल्ली के बीच में रह के खुद इनकी जिंदगी जानवर जैसे हो गई थी। 16 वर्ष के बाद इन्होंने किसके मुख से बात सुना था? ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसके मुख से बात सुना था? फ्राइडे के मुख से बात सुना था, फ्राइडे के मुख से। यद्यप उसने अपनी जंगली बोली में कहा था, पर उस समय रॉबिन्सन क्रूसो को वैसा आनंद हुआ मानो उसने नए सिरे से फिर से आदमी का चोला पा गया। यानी इनको ऐसा लगा फिर से मैं इंसान का, मेरा जन्म हो गया, मेरा फिर से जन्म हो गया। इनको वैसा महसूस हुआ। इंसान का चोला पाने का मतलब फिर से इनको क्या हुआ?
आदमी का चोला पाने का मतलब फिर से जन्म हो गया, ऐसा महसूस हुआ। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य की वाक शक्ति में कहां तक लुभा लेने की ताकत है। हर बच्चा जानता है कि मनुष्य के बोलने में, यानी मनुष्य के आवाज में, मनुष्य के बातचीत में इतनी शक्ति है कि चाहो इसी प्रेम से किसी का दिल जीत लो। और दिल तो यार बहुत बड़ी चीज है। अगर किसी का दिल जीत लिए तो समझिए उसका सब कुछ आप जीत लिए। अगर प्रेम हो गया, प्यार हो गया, तो आप उसके लिए सबसे बड़े इंसान हो और उसके लिए आप हो एक दूसरे के लिए। तो सोचो, सिर्फ ये आवाज, बातचीत, बोली, वाणी ही आदमी को कहां तक पहुंचाती है। और नहीं तो इसी वाणी से लोग जूता चप्पल खाते हैं। छोटी सी उदाहरण समझिए, अभी मार्केट में कोई जा रहा हो, बाइक थोड़ा से किसी दूसरे बाइक में या कार में या किसी व्यक्ति में टच कर जाए, अगर उस व्यक्ति को, जैसे वो व्यक्ति वापस देखे उसके पहले आपके मुख से बहुत प्रेम भाव से निकले, सॉरी भैया गलती हो गई, मेरी गलती है, उसका गुस्सा पारा एकदम हाई जो था एकदम डाउन हो जाएगा। कोई बात नहीं, वो बड़े खुशी से बोले कोई बात नहीं भैया, जाओ। और उसी जगह तुम्हें गलती करो, तुम्हें उसके जो है बाइक में उसके लड़ा दो, उसके पैर पे लड़ा दो और बोलो दिख नहीं रहा क्या रे, अब उसको रे टेक है बोल दोगे तो मारपीट नहीं भी हो नहीं रहेगी, वो पहले उठा के पटक के मारेगा। अब जो जीतेगा वो मारेगा। तो ये मतलब मनुष्य के वाणी में, बात में, बातचीत में, वाक्शक्ति में इतना ताकत है, वह इतना लुभा लेने की ताकत है जिनसे केवल पत्र व्यवहार है, कभी एक बार भी साक्षात्कार नहीं हुआ है। मतलब सोचो, जिनसे केवल पत्र, जिससे केवल मैसेज से बात होती हो, कभी हाय हेलो ना हुआ हो, मतलब आवाज से बात ना हुई हो, मैसेज, चैट, हाय कैसे हो, कैसी हो, या केवल पत्र, लेटर से हुआ हो, तो वो व्यक्ति क्या करेगा, वो व्यक्ति क्या करेगा भाई, उन्हें अपने प्रेमी से बातें करने की कितनी लालसा रहती है। लालसा मतलब इच्छा, बहुत ज्यादा इच्छा रहती है, बहुत ज्यादा लालसा रहती है अपने प्रेमी से बात करने की। अपना आभ्यंतरिक भाव दूसरे पर प्रकट करना और उसका आशय आप ग्रहण कर लेना शब्दों के द्वारा ही हो सकता है। बातचीत के माध्यम से ही अपनी बात को, एक दूसरे के भाव को पकड़ पाना, समझ पाना, है ना। हाँ बिल्कुल सच है। लो भैया लिख लो, पूछा जाएगा, बार बार पूछा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सच है, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुणदोष प्रकट नहीं होता। ये बेन जॉनसन का कहना है। कि क्या कहना है, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। ये किसका मत है या किसका कथन है? तो बेन जॉनसन का बार बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको आपको याद रखना है। क्या बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। इस बातचीत की सीमा 2 से लेकर वहां तक रखी जा सकती है जहां तक उनकी जमात या मीटिंग या सभा ना समझ ली जाए। ठीक है, यहां पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट फिर से याद रखना, इसको याद, एडिसन का भी मत याद रखना। एडिसन का मत है कि असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में हो सकती है, नोट कर लेना। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों में हो सकती है, एडिसन का मत है। 23 में भी पूछा गया, 25 में भी पूछा गया, लग रहा है कि 27 में भी पूछा जाएगा। एडिसन का मत है असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों में होती है। जिसका तात्पर्य यह हुआ कि हाँ आओ जाओ, आज बोल दो अरे वो कल क्लास है, आप बता देना 5 बजे। ये मैं जा रहा हूँ, झोरा झंडी लेके सब एकदम तैयार हूँ। इसको लेके मैं जा रहा हूँ। लो तुम बोल दो अपने बच्चों से। नहीं बेटा, ये बेटा, या भाया बेटा मैं थोड़ा जा रहा हूँ कल क्लास लेने। गलती हो गई ना, इस समन्वय आप काहे लिए लाद लिए है? अरे ये प्रतिभा मानव जनन वाला टॉपिक इसी में भरा है। हाँ कल क्लास देना 5 बजे मानव जनन की, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हाँ हम अंग्रेजी अरे भैया वाह, देख रहे हो कल बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन की क्लास है। टाइमिंग कितने बजे? मुझे लगता है शाम को 5 बजे लगा दिए क्या? शाम को 17 बजे लगी, 5 बजे बेटा एकदम धमाकेदार तरीके से। 17 बजे 17 मई को 17 बजे है भाई साहब, बहुत अच्छा सर। सर प्लीज
ये चैप्टर नंबर 3 है। हाँ ये चैप्टर 3 है सर। इसके बाद इसका मैं वो कराऊंगा 108। नमस्ते बेटा नमस्ते। 108 की ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव सर, ऑब्जेक्टिव वही ऑब्जेक्टिव। आपका लग रहा है किसी को टाइम दियो मिलने के लिए। हाँ, बहुत जल्दी क्योंकि हूँ। आप बोल कुछ और रहे हो, जा कहीं और रहे हो। अरे सर है फोन ना? आ रहा है, असल बात आज मैं बाइक से नहीं आया था ना। ये बेबी नाम से सेव की हो क्या? ये आ रहा है अरे बार-बार में। सर, अरे क्या बच्चों से आप ये तो पर्सनल बातें हैं सर। अच्छा ठीक है, सॉरी। बच्चों सुने नहीं ना आप लोग? सुने तो नहीं? सुने, कोई कुछ कुछ नहीं नहीं सुना। जाओ नाम भी बोल दिए सर। जाओ, कैसे मेरी भी- तरफ से बोल देना। अरे सर मेरी तरफ से भाभी को अरे बस। चलो, तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं भाई। मतलब यहां पे एडिसन कह रहे हैं असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है। असल बातचीत सिर्फ दो लोगों में होती है, क्योंकि जब दो लोग होते हैं तभी अपने दिल की बात एक दूसरे के सामने शेयर करते हैं, खुल के शेयर करते हैं। क्या? एक दूसरे की बात जो है क्या करते हैं? शेयर करते हैं, खुल के बात शेयर करते हैं। चलो भैया, जब भी तीन होते हुए हैं, जब भी तीन होते हैं, वह दो की बात कोसों दूर हो जाती है। क्या? वो दो की बात क्या होती है? कोसों दूर हो जाती है, मतलब बहुत दूर चली जाती है जहां दो होते हैं। कहा भी है कि 6 कानों में पड़ी बात अक्सर खुल जाती है। 2025 लॉक कर लो। पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में पूछा गया है कितने कानों पड़ी बात अक्सर खुल जाती है? क्या बताओगे? 6 कान है, 3 व्यक्ति, 3 दूना 6 कान। पूछा गया था कितने कानों पड़ी बात अक्सर खुल जाती है, तो वहां पे ऑप्शन था 6 कान। 2025 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप डाउनलोड करके पेपर देख लेना। 2025 से पूछा गया है, ठीक है। दूसरे या कि किसी तीसरे आदमी के आ जाते ही या तो दोनों अपनी बातचीत को निरस्त हो बैठेंगे। अभी दो लोग आपस में बात करते रहें कुछ भी बात, और तीसरे व्यक्ति को उसको ना पता चलना देना रहे, तो तीसरा व्यक्ति जैसे आएगा तुरंत तो दोनों चुप हो जाएंगे। निरस्त हो बैठेंगे मतलब चुप हो जाएंगे, और उसे निपट मूर्ख या अज्ञानी समझ बनाने लगेंगे। उसको देख के कुछ और बातें बनाने लगेंगे, उसको देखकर कुछ और बात बनाने लगेंगे। ऐसा उसको महसूस कराएंगे, उसको भैया ऐसा महसूस कराएंगे, ठीक है ना। जैसे गर्म दूध ठंडे पानी, दो बर्तन आपस में साट के रख दिया जाए, मतलब पास पास अगर रख दिया जाए, एक गर्म दूध है और एक ठंडा पानी है, दोनों एक साथ रखोगे तो क्या होता है? पानी गर्म हो जाता है, दूध ठंडा हो जाता है। होता नहीं? कभी महसूस किया हो? बाल्टी में पानी हो, उसी में एक लोटा गर्म दूध रख दो ठंडा होने के लिए, तो पानी देखोगे थोड़ा थोड़ा गर्म हो जाएगा और क्या? दूध ठंडा हो जाएगा। तो एक साथ रखने से क्या होता है भाई? साट के रखे जाए तो एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, एक का असर दूसरे में पहुंच जाता है, अर्थात दूध ठंडा हो जाता है, पानी गर्म हो जाता है। वैसे ही दो आदमी पास बैठे हों तो एक का गुप्त असर दूसरे पर पहुंच जाता है, एक का गुप्त असर दूसरे में पहुंच जाता है। इस बात को भी याद रखना है, ठीक है। चाहे एक दूसरे को देखे भी नहीं, तब बोलने को कौन कहे, एक के शरीर की विद्युत दूसरे में प्रवेश करने लगती है। जब पास बैठने का इतना असर होता है, तब बातचीत में कितना अधिक असर होगा, सोचो। तब बातचीत में कितना असर होगा, इसे कौन ना स्वीकार करेगा? इसे कौन ना स्वीकार करेगा भाई? अच्छा, अस्तु, अब इस बात को 3 आदमियों के साथ देखना चाहिए। मानो एक त्रिकोण सा बन गया है, मानो चित्त मानो 3 कोण है, और तीनों की मनोवृत्ति के प्रसरण की धारा मानो उस त्रिकोण की 3 रेखाएं हैं। गुपचुप असर तो उन तीनों में परस्पर होता ही है। जो बातचीत 3 में की गई वह मानो अंगूठी की नख सी जड़ी होती है, ऐसे त्रिकोण बन जाएगी। उपरांत जब 4 आदमी हुए तब बेतकल्लुफी को बिल्कुल स्थान नहीं रहता, खुल के बातें बिल्कुल नहीं होती। जहां देखते हो 4 लोग रहते हैं वहां खुल के बातें कभी नहीं होती है, एक दूसरे की बातें खुलकर नहीं होती है, और जो कुछ बातचीत की जाएगी वह सिर्फ फॉर्मेलिटी, गौरव संजीदगी के लक्ष्य में सनी रहेगी। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, सिर्फ फॉर्मेलिटी रहेगी, ठीक है। 4 से अधिक की बातचीत तो केवल राम और रमौवल कहलाती है। मतलब जहां 4 से भी अधिक लोग आगे बातचीत में, वो केवल राम रमौवल हो जाएगी, फॉर्मेलिटी हो गई, कोई मतलब उसका नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है।
आप सब लोग फरवरी से लगातार किताब सर कौन पढ़ाएगा, किताब 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 शुरू करिए, किताब शुरू करिए। आखिरकार वो दिन आ गया ना, बहुत परेशान थे किताब को लेकर। अब खुश हो ना, अब खुश हो ना। ऐसा लगता था कि जैसे व्याकरण इनके सिलेबस में ही नहीं है। अब खुश हो सब लोग ना, पहला चैप्टर शुरू हो गया है, अब किताब ही कुछ दिन तक चलेगी। उसे हम संलाप नहीं कह सकते, उसे संलाप नहीं कह सकते। इस बातचीत के अनेक भेद हैं। दो बुढ़ों की बातचीत प्रायः जमाने की शिकायत पर हुआ करती है। जो दो बूढ़े लोग होते हैं, दादा लोग, जो दो दादा लोग होते हैं, वे बाबा आदम के समय की ऐसी दास्तान शुरू करते हैं जिसमें 4 सच रहेगी तो 10 झूठ रहेगी। अभी दो दादा लोग की बातचीत करते हुए आप देखिए, पता नहीं कितनी पुरानी पुरानी बातें शुरू करेंगे, पता नहीं कहां से बातें उठाएंगे कि एक बार उनकी बातचीत का घोड़ा छूट जाना चाहिए। मतलब घोड़ा छूट जाएगा मतलब कोई बात ऐसे खुल जानी चाहिए, ओपन हो जानी चाहिए, कोई कहीं की बात। पहरों बीत जाएगा पर उस बात का अंत नहीं होगा। पहर मतलब दोपहर बीत गया, टाइम बीत गया, आधा दिन बीत गया, लेकिन उनका जो है बात का अंत आप सब लोग, सर आप गुस्सा हो रहे ना बाबू, गुस्सा नहीं हो रहा, मुझे पढ़ाना ही है बाबू। लेकिन आप सब लोग जो परेशान करते थे, इस बात में मुझे गुस्सा आता था उस समय। मैं गुस्सा क्यों होऊंगा, मुझे व्याकरण भी पढ़ाना है, किताब भी पढ़ाना है, मुझे अच्छा लग रहा है पढ़ाना, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में, मेरे भाई बहन हो हैं। आप सब लोग मुझसे नहीं लड़ोगे तो किससे लड़ोगे। चलो, तो यहां पे क्या होता था कि भैया चाहे इतना टाइम बीत जाए लेकिन बात का अंत नहीं होता था। प्रायः अंग्रेजी राज्य प्रदेश पुराने समय की रीति नीति का अनुमोदन और इस समय के सब भांति लायक नौजवान की निंदा, नौजवान ध्यान समझिएगा, दादा लोग क्या करते हैं, नौजवान की निंदा उनकी बातचीत का मुख्य प्रकरण होता है। मुख्य यानी दादाजी की जो मुख्य बातें होती है वो नौजवान की निंदा करना, यानी हम सब साथी के नौजवान जैसे आप सब लोग हो, आपकी बुराई करना। कैसे कैसे करेंगे, देख रहे हो आजकल के लड़के को, इनको बुलेट चाहिए मार्केट जाने के लिए, इनको बुलेट चाहिए स्कूल जाने के लिए, इनको बुलेट चाहिए भैया, किसी रिलेशन में जाएंगे बुलेट से जाएंगे। हम सबके टाइम में 50-50 किलोमीटर पैदल पढ़ने जाते थे, 50 किलोमीटर दूर अपने घर से जाते थे खेती करने हैं। हम लोग गेहूं जब पिसाने के लिए आटा चक्की पे ले जाते थे, 50 किलो की बोरी सर पे रख के चले जाते थे। ऐसे बोलते हैं ना दादाजी लोग। लेकिन आजकल के लड़के को देखो, देखो इनको बुलेट चाहिए, इनको कार चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, इनको पैदल नहीं जा पा रहे हैं, ये थोड़ा भी काम नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे ऐसे बातें बोलते हैं दादाजी लोग। देखो ना, मुख्य प्रकरण होता है। पढ़े लिखे हुए के लिए तो शेक्सपियर, मिल्टन, मिल और स्पेंसर जीप पर उनके नाचा करेंगे। ऐसा जो पढ़े लिखे दादा लोग होते हैं, जो जो थोड़ा से नॉलेजेबल होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, ऐसा उनके जो है शेक्सपियर, मिल्टन, मिल, स्पेंसर जैसे लगे खिलौना नाच रहे हैं। जब चाहेंगे तब उनको जैसा चाहेंगे वैसा लपेटेंगे। ऐसा लगता है उनके जेब में, हाँ आइंस्टीन वगैरह उनके जेब में रखे हुए हैं, ऐसे निकाल के देखे, कहा हो आइंस्टीन, बैठा बैठा रहा, बाद में बात करब। ऐसे माहौल सेट करते हैं, है ना भैया। अपनी लियाकत के नशे में चूर हम चुनी दीगरे नेस्त अक्खड़पन की चर्चा छेड़ेंगे। दो हम सहेलियों की बातचीत, ओहो मुटकी दीदी, हा, क्या बात है। जो दो सहेली की बातचीत होती है उसका तो भैया जायका अलग ही निराला होता है। बहुत भैया ऐसी बतियाती हैं, धीरे धीरे सुन नहीं पाओगे। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा, ऐसा लगता है क्या रस टपक रहा है। रस का समुद्र मानो उमड़ा चला आ रहा है दो सहेली की बातचीत में। लेकिन इसका पूरा स्वाद उन्हीं से पूछना चाहिए जिन्हें ऐसो की रस सनी बात सुनने का कभी भाग्य लड़ा हो, जिनको कभी मौका मिला हो ऐसी रस सनी बातें सुनने के लिए। आज के टाइम में तो ऐसे रस सनी बातें सुनने का किसी को मौका ही नहीं मिलता। ये स्थिति है, किसी को मौका ही नहीं मिलता भैया। आप जानते हो किसी को मौका नहीं मिलता, तो कहां से यहां पे जो है पता चलेगा। इसे धीरे बताएंगे, हेलो मुटकी दीदी कहाँ हो, सुनने के नहीं पाओगे मुटकी दीदी से। अच्छा भैया, जायका का मतलब होता है भैया इंटरेस्ट, अलग इंटरेस्ट रहेगा। हाँ ठीक है, चलो आप सब लोग बताओ, ये चैप्टर 2 दिन में कंप्लीट करूं या 1 दिन में कंप्लीट करूं, हैं? आज यही तक करूं या पूरा कंप्लीट करूं, जैसा बोलो।
क्योंकि अभी प्रश्नोत्तर भी होंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारांश भी होगा। बोलो बोलो जल्दी से भाई, जल्दी बोलो। सर 2 लेक्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ाओ तो थोड़ा अच्छा रहेगा। अच्छा हाँ, क्योंकि अभी मान लो निबंध तो कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी प्रश्नोत्तर नहीं हो पाएगा। चलो 2 लेक्चर में करते हैं, ठीक है। मंडे को अगर मैं एक्स्ट्रा क्लास लेके कंप्लीट करूं तो आप लोग पढ़ोगे मंडे को? चलिए, जो महत्वपूर्ण लाइन आप सबको बताया हूं उस महत्वपूर्ण लाइन को आप सब लोग लिख लेना, ठीक। महत्वपूर्ण लाइन जो आप अभी आपको बताया, महत्वपूर्ण पंक्ति आप सब लोग मेरे पास लिखकर भेजना, मेरे पास लिखकर भेजना, ठीक है। अभी उस और जीवन परिचय रचना ये सब आप लोग मेरे पास भेजना, सब लोग भेजते हो। जो नए विद्यार्थी हो ध्यान देना, दिनेश सर हिंदी आप लोग जानते होगे चैनल, उसी चैनल भेजना, ठीक है। दिनेश सर हिंदी पर आप सब लोग भेजना, ठीक है। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। जहां तक पढ़ाया हूं यहां तक आपको मैं अभी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, बाकी की चीजें नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, ठीक है। खूब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही। कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी, ठीक है। पूरा आप सब, हाँ, पूरा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारांश सब नेक्स्ट क्लास में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखना। बाय बाय, टेक केयर।